हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से गद्य खंड का एक चैप्टर लिया जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। ये चैप्टर स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। और यहाँ पर आपको बताया गया है नेताजी के चश्मे के बारे में। और ये कहानी है एक स्मारक की, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्मारक बनाया गया, उनकी प्रतिमा बनाई गई। लेकिन वहां पर उनका, उस स्मारक पर, उस प्रतिमा पर उनका चश्मा नहीं लगा होता है। उसी की ये कहानी है। चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करेंगे और आगे हमने कल की क्लास में आधा पढ़ लिया था। इसके जो पहले पात्र हैं वो हैं हालदार साहब, जो कि हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजर पड़ता था। कस्बा जो है बहुत छोटा था। इस पैराग्राफ में बताया गया है कस्बे के बारे में, जहां से हालदार साहब हर 15 दिन जो है वहां से गुजरा करते थे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस कस्बे से? जहां पर बना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक बना हुआ था। लेकिन उस स्मारक पर उनका चश्मा नहीं बना हुआ था। उनका जो रियल का चश्मा, रियल का मतलब जिस संगमरमर के पत्थर से उनकी स्मारक को बनाया गया था, उससे उनका चश्मा नहीं बनाया गया था, बल्कि उस पर बाहर से कोई चश्मा जैसे हम पहनते हैं ऐसा ही चश्मा उनको पहना दिया गया था। तो क्या कहा गया है, जो पहले पात्र हैं वो हालदार साहब, जो कि हर 15 दिन में इस कस्बे से गुजरते हैं। अब ये जो कस्बा है ये बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जाए, वैसा एक ही बाजार इस कस्बे में था। कस्बा क्या होता है, ये गांव से थोड़ा सा विकसित होता है और शहर से कम विकसित होता है, तो उसको कस्बा कहा जाता है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका। ठो का मतलब यहाँ 2 से है, एक दो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती, यानी कि नगर पालिका का काम क्या है, उस कस्बे के लिए कुछ ना कुछ करना। अब क्या वो काम करती थी? कभी कोई सड़क पक्की करवा दी। क्या क्या काम होता है? कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कुछ वॉशरूम वगैरह बना दिए गए, और कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो ये काम किया करती थी वहां की नगर पालिका। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड, या फिर हम कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी ने एक नया शहर के मुख्य बाजार, एक बार मुख्य शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, कहां पर? जो कस्बा है उस कस्बे के मुख्य शहर के मुख्य चौराहे पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, और बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो जो ये नेताजी का चश्मा, ये जो कहानी है, ये उसी नेताजी के स्मारक के बारे में है। उस स्मारक के भी एक छोटे से हिस्से कि उनके जो स्मारक पर चश्मा नहीं था, उसी की ये कहानी है। इस पैराग्राफ में इतना आपको बताया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी शासनीय कलाकार को ही, स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। किसकी थी मूर्ति? संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट बस्ट, और सुंदर थी। जो मूर्ति, जो स्मारक वहां पर बनाया गया, वो जो है बहुत मतलब लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मोतीलाल है, जिन्होंने ये ड्राइंग बनाई, जो ये स्मारक बनाया, वो गांव के ही उसी कस्बे के स्थानीय थे। और बहुत ज्यादा लागत ना होने, क्योंकि अच्छे मूर्तिकार को जब जो शासन अधिकारी हैं वो बुलाते, तो उसमें लागत भी ज्यादा लगती।
तो इसलिए शायद स्थानीय किसी मूर्तिकार को ही इन्होंने ये काम सौंप दिया होगा, और क्योंकि बहुत कम समय भी बच गया होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए जो है इसको जो है एक महीने भर में इस जो आपका यहाँ पर मोतीलाल है उसको ये कहा गया होगा कि तुम जो है महीने भर में इस स्मारक को बना दो। अब ये मूर्ति कितनी बड़ी थी, ये मूर्ति सबसे पहले तो ये संगमरमर की थी, ठीक है, और टोपी की नोक से कोट के बटन तक जो है कोई 2 फुट की ये मूर्ति थी, जिसको हम क्या कहते हैं, बस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन यानी कि सुंदर लग रहे थे फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही क्या क्या दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहाँ से आगे डॉट डॉट किया गया है, वगैरह याद आने लगते थे। यानी कि मूर्ति को जैसे ही देखा जाता था तो ऐसा लगता था हूबहू ये कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है। ठीक है, ठीक है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि जो स्मारक बना था वो काफी अच्छा था, क्योंकि उस मूर्ति को देखकर, उस स्मारक को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि हूबहू यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो इस दृष्टि से तो ये जो स्मारक था ये बड़ा सराहनीय था, ठीक है। और लेकिन इसमें एक कमी थी। किस बात की कमी थी? केवल एक चीज इसकी यहाँ पर कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के, क्योंकि वो जो स्मारक था वो संगमरमर का था, लेकिन इस पर जो चश्मा लगा गया था वो जो है सचमुच का था। चश्मे का जो चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्हें इसे लक्षित किया, यानी उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी जो है मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और लेकिन चश्मा रियल का। तो इसको देखकर हवलदार साहब जी ने जो है उसको देखा जब मूर्ति को, तो उन्होंने क्या कहा, वाह भाई, मूर्ति पत्थर की और जो चश्मा है वो रियल का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, यानी कि जहां पर वो रुके थे आगे उनकी जीप बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अब जो है जीप उनके, वो जीप में बैठे पान खाने के बाद, उसके बाद वो जब बैठते हैं उस शहर से वो निकल गई आगे, लेकिन उनके मन में जो है उस मूर्ति के बारे में वो सोच रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं। और क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी कि वो क्या सोच रहे हैं कि जो कस्बे के नागरिक हैं उनकी जो ये हरकतें हैं, जो ये बाहर से मूर्ति का इस मूर्ति पर जो है चश्मा लगा रहे हैं, वो सराहनीय है, वो तारीफ के काबिल है। क्यों है? क्योंकि महत्व तो मूर्ति के रंग या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरन तो देश भक्ति भी जो है आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी कि यहाँ पर हवलदार साहब को जो है उन नागरिकों के मन में जो है देश के प्रति ये देशभक्ति की जो ये भावना जो है उनको दिख रही है। अब आगे क्या कहते हैं, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, पहली बार जब गुजरे तो उसमें जो है चौड़ा काला फ्रेम था, लेकिन दूसरी बार जब वो उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो इस बार जब हवलदार साहब वहां पर आते हैं तो इस बार उनको वो चश्मा कुछ अलग दिखता है, मूर्ति में वे कुछ अलग उसमें चेंज दिखते हैं। तो फिर वो उसको ढंग से देखते हैं, पहले बड़े गौर से देखते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि अब जो है चश्मा उस पर दूसरा लगाया रखा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, यानी कि वो जो है बड़े उत्सुक हो गए इसके बारे में जानने के लिए। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर से जो है उनके अंदर जो है ये उथल पुथल हो रही थी कि ऐसा कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मूर्ति भले ही कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे तो बदल सकती है। आगे कहते हैं तीसरी बार फिर नया चश्मा। अब वो हर बार, क्योंकि हर 15 दिन में वो अपने बिजनेस, अपने जो, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, अपने व्यापार के सिलसिले में उधर से जाया करते थे और हर बार वो देखते हैं कि नेताजी की स्मारक पर, नेताजी की मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा रहता है।
अब देखिए आगे क्या होता है। हवलदार साहब की आदत आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब हर बार उनकी ये आदत सी बन गई थी। एक बार जब कौतूहल जो है दुर्दमनीय हो उठा, यानी कि असहनीय हो गया कि ये कर कौन रहा है और कौन इनको जो है हर बार नया चश्मा पहनाता है। दुर्दमनीय, असहनीय हो जाता है, हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। अब जहां पर वो पान खाने के लिए रुका करते थे, अब उन्हें जो है बड़ी उनके मन में जो है बड़ी उत्सुकता होने लगी और ये उत्सुकता जो है बड़ी असहाय हो गई, सहने लायक नहीं रही। तो अब जो है वो जिस पान वाले से पान खाया करते थे, उसी पान वाले को वो पूछने लगे। क्या पूछा? क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो अब उन्होंने पान वाले से ही पूछ डाला। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। जो पान वाला था उसने अपने ही मुंह में पान डाला हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। अब प्रश्न आ सकता है कि पान वाला कैसा था? तो कैसा था वो? एक काला, मोटा और खुश मिजाज था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा, यानी कि वो फिर मुस्कुराने लग गया। तो आगे देखिए, उसकी तोंद थिरकी, यानी कि तोंद थिरकने का मतलब जब आप हंसते हो तो आपका पेट भी हिलता है। अब वो मोटा था तो उसकी तोंद भी उसके साथ, जब वो हंसा तो उसकी तोंद भी थिरकी। ठीक है, थिरकने का मतलब हिलना। ठीक है ना। पीछे घूम कर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर, बत्तीसी का मतलब अपने दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। तो अब उसने क्या जवाब दिया कि ये काम कौन करता है? कैप्टन चश्मा वाला। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाई। तो हवलदार साहब ने क्या कहा? क्या करता है? बस उसने यही जवाब दिया, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब ने उसे पूछा क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने फिर उसे समझाया, उनको समझाया क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, तो उन्होंने क्या कहा, क्यों चेंज कर देता है? कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक का मतलब यहाँ पर ग्राहक से है, कोई कस्टमर जब आता है तो चश्मा वाला क्या करता है, अब उसको वो नेताजी वाला चश्मा चाहिए, तो वो क्या करता था, अपने ग्राहक को नेताजी वाला चश्मा दे देता था और दूसरा जो चश्मा उसके पास अवेलेबल है वो नेताजी को पहना देता था। तो अब जो है पान वाला किसको, हवलदार साहब को क्या कह रहे हैं कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट वाला चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसकी मूर्ति वाला, उसे तो उसको वो मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब पान वाला क्या कह रहा है कि जो चश्मा नेताजी ने पहना है उस प्रकार का चश्मा अगर ग्राहक को चाहिए तो वो क्या करेगा, वहां नेताजी का जो चश्मा है उसको उतार करके वो ग्राहक को भेज देगा, अपने कस्टमर को भेज देगा, और वहां पर जो उनके पास दूसरा चश्मा पान वाले चश्मे वाले के पास है उसको वो नेताजी को फिर से पहना देगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब वो अपने ही मन में जो है इस बात को आगे सोच रहे हैं कि शायद कोई चश्मा वाला है जिसको कैप्टन, जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली फोटो जो है उसको बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की जो है दरकार होती है, यानी कि वो मांग होती है, जैसा नेताजी ने पहना है, जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन क्या करता है, अब नेता, ये जो हवलदार साहब हैं ये जो है सोच रहे हैं कि जब ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो ये क्या करता है, चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम जो है संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, अब ये करता नहीं करता है, ये जो है हवलदार साहब अपने मन में जो है सोच रहे हैं कि शायद वो ऐसा करता होगा कि संभवतः वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर जो है पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो अब पान वाले से उन्होंने क्या कहा कि जब ये स्मारक बनाया गया होगा तो वो चश्मा कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, यानी कि एक पान को तो वो फेंक चुका था, खा चुका था, अब जो है वो दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था।
दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि जिसने ये स्मारक बनाया है वही इसको भूल गया। किसको? ओरिजिनल चश्मा। ओरिजिनल का मतलब यहाँ पर संगमरमर के चश्मे से है। ठीक है, तो उस पान वाले ने क्या कहा कि मास्टर बनाना भूल गया, यानी कि जिसने ये स्मारक बनाया है वही इस चश्मे को बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब जो ये बात उन्होंने ऊपर सोची थी, क्योंकि नेताजी की जो स्मारक है उसको देखकर उन्होंने क्या कहा कि शायद ये जो है कम लागत की वजह से किसी स्थानीय मूर्तिकार को इन्होंने बुलाया होगा, जल्दी होगी इसलिए इसको बोला होगा कि तुम 1 महीने में इसको तैयार कर लो। जो पैराग्राफ हमने ऊपर पढ़ा था, अब वो जो है सोच रहे थे कौन? हालदार साहब। उन्होंने क्या कहा कि वो ठीक ही सोच रहे थे कि वाकई कस्बे का अध्यापक था, यानी कि जिसने ये मूर्ति बनाई वो वास्तव में इसी जो है कस्बे का कोई था, जिसका नाम क्या है? मोतीलाल। अब आगे क्या कहते हैं? बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। अब यहाँ पर हालदार साहब क्या कह रहे हैं कि बेचारे ने महीने भर में मूर्ति पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी। अब जो है ये बात जो है हालदार साहब अपने मन में सोच रहे हैं कि जब उस मोतीलाल ने ये स्मारक बनाया होगा तो हो सकता है उसको महीने भर में ये मूर्ति बनाने के लिए कहा गया हो, पटक दिया, यानी कि ये मांग की गई होगी कि तुम 1 महीने में इसकी मूर्ति बना लो, इनकी नेताजी की मूर्ति बनाओ। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। शायद उसे ये आइडिया नहीं आया होगा। अब ये जो है हालदार साहब सोच रहे हैं कि शायद क्योंकि वो स्थानीय मूर्तिकार था, उसको इतना आइडिया नहीं रहा होगा कि संगमरमर से वो एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, इसका उसको आइडिया नहीं आया होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, या तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की भी होगी, और यदि उसने कोशिश की भी होगी तो वो असफल रहा होगा, क्योंकि वो स्थानीय है, वो जो है जाना बड़ा कलाकार नहीं था, बड़ा मूर्तिकार नहीं था, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तो ये बातें हालदार साहब सोच रहे हैं कि शायद मोतीलाल ने ये कोशिश की होगी और उसकी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हुई होगी। ठीक है, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट कर दिया होगा और फिर वह निकल गया होगा। उफ, तो इन बातों को सोच रहे हैं हालदार साहब और फिर खुद ही क्या कर रहे हैं, उफ, कि शायद इतनी दिक्कत हुई होगी जिसने ये स्मारक बनाया। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है? अब जो है उनके मन में कुछ प्रश्न इस प्रकार से आ रहे हैं। उन्होंने फिर जो है आगे बढ़े, इतना प्रश्न उन्होंने किया, फिर आगे बढ़े अपनी जीप की तरफ, लेकिन फिर से वो पीछे मुड़े और उन्होंने एक और प्रश्न पान वाले से किया कि क्या पान वाला कैप्टन सॉरी चश्मे वाला कैप्टन जो है वो नेताजी का साथी है, वो उनका साथी है, या फिर आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज का वो भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। अब इतने में जो है पान वाला 2 पान पहले खा चुका था, अब उसने तीसरा पान जो है अपने मुंह में डाल दिया था। पान वाला पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोक कर, यानी कि उसने पान को अब अपने मुंह के अंदर ही रोक दिया। उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो अब जो है पान वाले ने इतनी बात करी और तब तक जो है वहां से हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तो अब जो है मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी कि दंग रह गए।
जब उन्होंने कहा वो देखो वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। और ये बात जो है हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जो है देशभक्त उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मारक है उस पर जो है हर बार क्या लगाया करता था, एक चश्मा लगाया करता था। ठीक है, तो उनको उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, मुड़कर देखा, तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। तो अभी उन्होंने बात नहीं की हवलदार साहब ने, लेकिन फिर वो देख करके उनको पता चलता है कि इसकी तो दुकान भी नहीं है अपनी, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब आप इसके बारे में इसी से बात करें और इसी से पूछ लें। बात करने को तैयार नहीं था पान वाला। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। किसका ड्राइवर? हवलदार साहब का, जो कि जीप का ड्राइवर था। काम भी था और हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो अपने काम से जो है वो जल्दी में थे, इसलिए वो उस कैप्टन से बात नहीं कर पाए। हालांकि उनके बारे में, उस कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वो वहां से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अब इसके बाद जो है 2 साल तक वो जो हवलदार साहब थे वो वहां से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर वो जो है हर बार चश्मों को बदलते वो देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांचों वाला जो है गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के साथ कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। हर बार जो है जो हवलदार साहब थे वहां आते और क्या देखते, हर बार जो है वो चश्मा चेंज हुआ रहता। ठीक है, तो अब जो है एक बार ऐसा आया कि मूर्ति के चेहरे पर, यानी कि जो मूर्ति वहां पर, स्मारक वहां पर थी, उसके चेहरे पर कोई भी और कैसा भी चश्मा नहीं था। ठीक है, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन जो है पान वाले की दुकान भी बंद थी। ठीक है, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी और उस चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब जो है एक बार वो जब आए तो वहां पर जो पान वाला था वो भी बंद था और चौराहे पर जितनी दुकानें थी अधिकांश वो बंद थी। अगली बार भी आते हैं तो वहां पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। अब जो है वहां पर पान वाला था तो उन्होंने पान खाया और धीरे से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेता की आंखों पर चश्मा नहीं है, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो अब जो है हवलदार साहब ने उस पान वाले से क्या पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। उस पान वाले से प्रश्न किया किसने? हवलदार साहब ने। तो पान वाला उदास हो जाता है, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इस पर जो है उस पान वाले ने क्या कहा? साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बस इतना सुना हवलदार साहब ने, तो उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। यानी कि वो भी जो है बहुत दुखी हो गए अंदर से, इसलिए वो ये भी नहीं पूछ पाए कि वो कैसे मरा, और वो चुपचाप पैसे चुकाकर वहां से चलते बने। ठीक है, तो आगे देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का
जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे नहीं कहीं खा ले। तो अब जो है बहुत दिनों की 15 दिन के बाद फिर से, क्योंकि वो हर 15 दिन के बाद वहां आया करते थे, 15 दिन के बाद जो है फिर वो वहां से आते हैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि जिस कस्बे पर वो पान खाया करते थे और जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा लगी थी, तो अब वो क्या सोचते हैं कि सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। ठीक है, कस्बे की हृदय स्थली यानी कि बीच बाजार में और बीच चौराहे पर। ठीक है, सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब क्या सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो उधर से, लेकिन इस कस्बे के बीच में जिस चौराहे पर सुभाष जी की प्रतिमा थी वहां पर उनकी प्रतिमा तो अवश्य होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि जिसने ये बनाया यानी कि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो कि ऊपर से हमेशा ही जो है चश्मा लगाया करता था वो मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। और ये सोच रखा था हालदार साहब ने कि आज, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी थे, और फिर क्या कहते हैं कि आज वहां रुकेंगे नहीं और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो आगे देखिए, सीधे निकल जाएंगे। और उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया हालदार साहब ने कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, आगे कहीं पान हम खा लेंगे। तो इतनी बात जो है उन्होंने अपने ड्राइवर से कही, किसने? हालदार साहब ने। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब जहां हम बोलते हैं ना जिस चीज को नहीं करना है, आज अब वो ना चाहते हुए, क्योंकि उनकी आदत थी हमेशा वो नेताजी की तरफ देखा करते थे उस चौराहे पर, अब इस बार भी उनकी आंखें जो है आदत से मजबूर थी। और जिस चीज को हम कहते हैं ना यहाँ नहीं देखना है, ना चाहते हुए भी हमारी नजर वहां पड़ ही जाती है। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उनकी उठ गई। ठीक है, कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो अपने मन में ये बात सोच के आए थे और ड्राइवर से भी कहा था कि उस चौराहे पर नहीं रुकना है, आज काम से हमें जल्दी जाना है और आगे हम कहीं पान खा लेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें उस चौराहे पर पड़ी और मूर्ति की तरफ उनकी आंखें उठी, वो जोर से चीखे, रोको। और जीप स्पीड में थी और ड्राइवर ने भी जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके, क्योंकि उनकी जो जीप थी वो स्पीड में थी। और जैसे उन्होंने कहा रोको, वो आगे चले गए और वो चलती जीप से बाहर निकले। जीप रुकते न रुकते, यानी कि वो जीप जो है हल्की स्पीड में हुई जैसे ही, वो वहां से कूद पड़े और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर जो है अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना जो है छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। तो वहां अब क्या देखते हैं हालदार साहब कि जिस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, अब कैप्टन भी मर गया था और मास्टर बनाना भूल गया था। यहाँ पर हालदार साहब देखते हैं कि मूर्ति पर जो है एक सरकंडे का चश्मा, छोटा सा चश्मा बना रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, यानी कि छोटे बच्चे जैसा चश्मा बनाते हैं वैसा चश्मा उस पर बना था। हालदार साहब जो है बड़े भावुक हो गए हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। और ये जो चैप्टर है ये देश प्रेम के लिए, देशभक्ति का यहाँ पर एक संदेश हमें देता है कि आज भी छोटे बच्चे, क्योंकि जो चश्मा अब बनाया था वो ना कैप्टन ने बनाया था और ना ही वो मास्टर ने बनाया था, वो
चश्मा था छोटे बच्चों द्वारा बनाया गया। यानी कि अब यहाँ पर हवलदार साहब क्या सोच रहे हैं कि आज भी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में देश के प्रति प्रेम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो है एक प्रेम है, जो छोटे बच्चों ने वहां पर उस स्मारक पर वो चश्मा बना रखा है। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, क्योंकि देश प्रेम से ही प्रेरित ये क्या है, ये चैप्टर है। और यहाँ पर देश प्रेम के बारे में लिखते हैं कि देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? यह सहचार्यगत प्रेम है, जिसके बीच एक जो है हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं और जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके संनिग्ध में जो है का हमें अभ्यास पड़ जाता है, जिसके साथ रहने का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। देश प्रेम यदि वास्तव में जो है अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी जो है बकवास या किसी और जो है भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ है। यानी कि यहाँ देश प्रेम की जो है एक आपको परिभाषा यहाँ पर बता दी है। यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी और निर्झर आदि सबसे प्रेम होगा। देश प्रेम का मतलब ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना, उसमें हमारा निजी स्वार्थ हो सकता है। यदि हम अपने देश के हर पशु पक्षी से, हर पेड़ पौधों से, यहाँ के पेड़ पौधे, पर्वत, नदी सबसे हम प्रेम करते हैं तो वही हमारी देश प्रेम की भावना है। वह सबको जो है चाह भरी दृष्टि से देखेगा, वह सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आंख भर नहीं देखते कि आम जो है प्रणय सौरभ भरी पूर्ण मंजीरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है। वे यदि बस बने ठने मित्रों के बीच जो है प्रत्येक भारतवासी का जो है कि औसत आमदनी का परता बताकर देश प्रेम का दावा करे तो उससे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा, जिसके दुख सुख के तुम जो है कभी साथी नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह कैसे समझे। इससे जो है कोसों दूर बैठे पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम बिलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ जो है। अब यहाँ जो है ये बहुत इसमें जो है ये लाइनें लिखी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति कोरों ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग या भाव पर जो है अवलंबित है। उसका संबंध लोभ प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता है। तो ये जो है देश प्रेम के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी हुई जो पैराग्राफ है जिसको हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हमने यहाँ पर ये जो नेताजी का चश्मा आपकी कहानी थी इसको हमने पढ़ लिया। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।